हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2 फरवरी से बनने वाली सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिनसे आपकी आने वाली परीक्षाओं में सवाल बन सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखा करिए और वीडियो में जो भी सवाल आपसे पूछा जाए उसका जवाब कमेंट में जरूर दिया करिए ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। तो पहला सवाल आपके पास आ चुका है। भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो सबसे पहले तो आप याद रखिए कि 1 फरवरी को इनका स्थापना दिवस होता है। अब आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 46, 45, 47 या फिर 50? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 46। तो 46वां स्थापना दिवस इन्होंने मनाया है। बात हो रही है यहाँ पर भारतीय तटरक्षक बल की। तो उसने 1 फरवरी 2022 को अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया। दुनिया के चौथे सबसे बड़े तटरक्षक बल आईसीजी को औपचारिक रूप से 1 फरवरी 1977 को तटरक्षक अधिनियम 1978 के द्वारा स्थापित किया गया था। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसके महानिदेशक वीरेंद्र सिंह पठानिया है। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को की गई थी और यह रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली के अधीन काम करता है। तो आप इन सभी बातों को भी याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो किस खिलाड़ी को 2021 के वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस खिलाड़ी को 2021 के वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सुनील छेत्री, PR श्रीजेश, टेलर कमिंग्स, सविता पुनिया। तो 2 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि PR श्रीजेश। तो आप इन्हें भी याद रखिए। अब बात हो रही PR श्रीजेश की। तो ये किससे संबंधित हैं? तो भारतीय पुरुष हॉकी खिलाड़ी, ये हॉकी खेलते हैं, इन्हें याद रखिएगा। PR श्रीजेश ने 2021 के लिए वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार खिताब जीत लिया है। वह रानी रामपाल के बाद यह पुरस्कार जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि रानी रामपाल किस खेल से संबंधित हैं और उन्हें यह पुरस्कार कब दिया गया। रानी रामपाल जी किस खेल से संबंधित हैं और उन्हें यह पुरस्कार कब दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो भारत किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है? तो भारत किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है? 2050, 2030, 2070 या फिर 2040? 3 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2070। इसे याद रखिए। भारत 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। अक्षय ऊर्जा के साथ हाइड्रोजन का मिश्रण इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कराएगा। तो इसे भी आप याद रखिए क्योंकि हाइड्रोजन न्यूनतम पॉल्यूशन के लिए जरूरी है। इसे याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो सेवा ई स्वास्थ्य सहायता और टेली कंसल्टेंस सेहत योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो सेहत टेली कंसल्टेशन योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी किस मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, खेल मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय? तो 4 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। इसे ध्यान से देखिए दोस्तों, ये गलत हो सकता है क्योंकि सवाल से आप स्वास्थ्य के पास जा सकते हैं। अब ये क्या है? तो रक्षा मंत्रालय ने मई 2021 में सभी हकदार सशस्त्र बलों के कर्मियों और उनके परिवारों के लिए सेवा ई स्वास्थ्य सहायता और टेली कंसल्टेशन सेवा शुरू की थी, याद रखिएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती की जगह लेने के लिए किसे नए थल सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती की जगह लेने के लिए थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सिंह रॉय, लेफ्टिनेंट जनरल शरद चंद, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे या लेफ्टिनेंट जनरल देवराज अनबू? तो 5 नंबर का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। सरकार ने
लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को थल सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया है, वह जनरल चंडी प्रसाद मोहंती का स्थान लेंगे, जो 31 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्त हो गए थे। अब बात करें तो भारतीय थल सेना की इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में पड़ता है। इसका आदर्श वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ। आप सभी को दोस्तों बताना है कि सीडीएस बिपिन रावत के निधन के बाद वर्तमान में थल सेना का सीडीएस कौन चल रहा है? कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो एनपीसीआई ने किस महीने को यूपीआई सुरक्षा और जागरूकता माह के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो एनपीसीआई ने किस महीने को यूपीआई सुरक्षा और जागरूकता माह के रूप में मनाने की घोषणा की है? मई, फरवरी, मार्च या फिर अप्रैल? तो दोस्तों 6 नंबर का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फरवरी। अब ये क्यों किया गया है, आइए देख लेते हैं। तो एनपीसीआई और यूपीआई प्रमुख बैंकों और फिनटेक सहित ने उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए 1 से 7 फरवरी को यूपीआई सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह के रूप में और पूरे फरवरी को यूपीआई सुरक्षा और जागरूकता माह के रूप में मनाने की बात रखी है। तो ये याद रखेंगे आप। राष्ट्रीय भुगतान, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान जिसे एनपीसीआई कहते हैं हम, इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है और संस्थापक भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय बैंक संघ के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। तो ये बातें भी आपको एनपीसीआई से याद रखनी है दोस्तों। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना गेल के द्वारा देश के किस राज्य में शुरू की गई है? तो पहली बात तो याद रखिए, किसके द्वारा स्टार्ट की गई? गेल के द्वारा। प्राकृतिक गैस के साथ किसका मिश्रण होगा? हाइड्रोजन का। अब राज्य कौन सा है? एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना या फिर वेस्ट बंगाल? तो 7 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश। अब आइए देख लेते हैं। तो गेल इंडिया लिमिटेड ने इंदौर मध्य प्रदेश में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की है। अब बात करें अगर गेल इंडिया की, तो इसकी स्थापना अगस्त 1984 में हुई थी, जिस वर्ष भोपाल गैस त्रासदी कांड हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली भारत पड़ता है। इसके प्रमुख व्यक्ति में मनोज जैन जो कि अध्यक्ष और एमडी चल रहे हैं, आपको याद रखने हैं। तो ये जानकारी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का केंद्रीय विषय क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का केंद्रीय विषय क्या है? जीवन और आजीविका बचाना, फुर्तीला दृष्टिकोण, बाजारों को सक्षम करना और प्रो बिजनेस नीतियों को बढ़ाना, या नैतिक धन निर्माण? तो 8 नंबर का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फुर्तीला दृष्टिकोण। इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए, तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का विषय फुर्तीला दृष्टिकोण रखा गया है, ध्यान रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक का लेखक कौन है? आरसी गंजू, अश्वनी भटनागर, किरण बेदी या दोनों ए और बी? तो सही जवाब हमारा हो जाएगा दोनों और बी, यानी कि आरसी गंजू और अश्वनी भटनागर। अब आइए देख लेते हैं ये ऑपरेशन खात्मा क्या है। तो यह किताब जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की ऑपरेशन पर आधारित है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी कि JKLF के 22 आतंकवादी मारे गए। यह कश्मीर में आतंकवाद पर एक ग्राफिक फर्स्ट हैंड थ्रिलर है। JKLF और HM के बीच खून से लथपथ प्रतिद्वंदिता और छोटी तीखी सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन खात्मा, जिसने घाटी में आतंकवाद की कमर तोड़ दी थी, उस पर बेस ये किताब है, जो कि 2 व्यक्ति गंजू और भटनागर जी के द्वारा लिखी गई है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के अध्यक्ष का नाम बताइए, जिनका कार्यकाल सरकार द्वारा 1 और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो LIC के अध्यक्ष का नाम बताना है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया गया है। तो क्रिस गोपाल कृष्णन, संदीप कटारिया, सिद्धार्थ मोहंती या MR कुमार? तो 10 नंबर का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि MR कुमार। याद रखिएगा।
अब बात हो रही है LIC की। तो सरकार ने IPO बाउंड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के कार्यकाल को 1 और वर्ष बढ़ा दिया। इसके अलावा MR कुमार मार्च 2023 तक LIC के अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे। LIC में सरकार की अब 100% हिस्सेदारी है। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई, भारत में पड़ता है और प्रमुख व्यक्ति में MR कुमार इसके अध्यक्ष जाने जाते हैं। आप सभी को दोस्तों कमेंट में जवाब देना है कि LIC की स्थापना किस 5 ईयर प्लान के अंतर्गत की गई थी, किस पंचवर्षीय के अंतर्गत ये बात रखी गई थी, आपको कमेंट में जवाब देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं और आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी है? मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग, कोलकाता नाइट राइडर्स या इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चेन्नई सुपर किंग, माही जी की। बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग CSK की। यह देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गया है जिसका मार्केट कैप 7600 करोड़ रुपए के उच्च स्तर को छू गया और ग्रे मार्केट ट्रेडिंग में इसकी हिस्सेदारी 210 से 225 रुपए की प्राइस बैंड में है। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली CSK, जिसने पिछले साल दुबई में अपना चौथा IPL खिताब जीता था। इसे याद रखिएगा दोस्तों। अगर हम बात करें तो मुंबई इंडियंस अभी तक सबसे ज्यादा खिताब अपने नाम कर चुकी है, 5। चलिए अब बात करते हैं अपने अंतिम सवाल की। तो नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड NINL का हाल ही में इनमें से किस कंपनी के द्वारा अधिग्रहण किया गया है? तो नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया? तो NTPC लिमिटेड ने, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, टाटा समूह ने या फिर अदानी समूह ने। तो 12 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि टाटा समूह। तो टाटा समूह इस समय चर्चा में बहुत चल रहा है, इसे आप याद जरूर रखिए। टाटा समूह की कंपनी टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड TSLP ने 12,100 करोड़ रुपए में उड़ीसा स्थित नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड NINL का अधिग्रहण कर लिया है। तो ये भी बात आपको दोस्तों याद रखनी है। ये थे दोस्तों आज के हमारे बेहद महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आज की डेट से आपसे बन सकते थे। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो, हमारी करंट आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि डेली सुबह आपको नोटिफिकेशन हमारी वीडियो का मिलता रहे। आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात करेंगे कल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।